नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अपने चैनल देसी स्टडी के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं सिंधु घाटी सभ्यता के क्रम में दूसरा वीडियो, जो कि आज इसके विस्तृत क्षेत्रों के बारे में होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तृत उन सभी क्षेत्रों को मानचित्र के माध्यम से अध्ययन कराने का प्रयास करूँगा। और चूँकि हम लोग जानते हैं कि विभिन्न परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आज परीक्षाओं के प्रश्नों की जो प्रकृति है वह काफ़ी घुमावदार या काफ़ी बदली हुई प्रतीत होती है। पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते थे वह स्थल से डायरेक्ट रिलेट करके पूछे जाते थे, लेकिन अगर हम लोगों ने इसकी बेसिक जानकारी को मानचित्र के माध्यम से पढ़ा हुआ है तो हमें उन क्षेत्रों को रिलेट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है और उन्हें हम काफ़ी अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं। तो आज हम इस सभ्यता के उन सभी क्षेत्रों को मानचित्र के माध्यम से अध्ययन करेंगे जो कि हमारी अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इन 3 देशों में फैली हुई थी। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की बेसिक जानकारी जो कि हमने इसके पहले वीडियो में प्राप्त की थी, उसकी अगर हम थोड़ी सी जानकारी फिर से रिकॉल कर लें तो सिंधु घाटी सभ्यता उन सभी सभ्यताओं में जो प्राचीन समय में मौजूद थी, उन सभी सभ्यताओं में सबसे विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी। और जब तक इस सभ्यता को हम लोग नहीं जानते थे तब तक हम लोग वैदिक सभ्यता को ही प्राचीन मानते रहे हैं। लेकिन जब ब्रिटिश काल में इसके बारे में खोज होना प्रारंभ हुई तो सर्वप्रथम जिन्होंने इसके बारे में जानकारी दी वह हमारे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक जॉन मार्शल ने दी। और इन्होंने जो अपने नेतृत्व में 2 भारतीयों को ले गए थे और उनके द्वारा जो सबसे पहले इस सभ्यता का स्थल खोजा गया वह हड़प्पा, और दूसरा स्थल जो खोजा गया था वह मोहनजोदड़ो था, जो कि 1922 में खोजा गया था। तो ये है इसकी बेसिक जानकारी। अब आइए इस सभ्यता के क्षेत्र को हम लोग मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारा भारत का मानचित्र है, और उसके बाद यदि इधर सीमा में बात करें, पश्चिमी सीमा में, तो यहाँ पर हमारा जो देश पड़ता है वह पाकिस्तान, और यहीं पर हमारा दूसरा देश पड़ता है इसके पश्चिम में, जो कि है अफ़गानिस्तान। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यदि बात करें तो इस सभ्यता का जो क्षेत्र था वह अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत, इन 3 देशों में विस्तृत था। लेकिन अगर हम लोग परीक्षा के प्रश्नों के बारे में बात करें तो जब हम लोग इसके विस्तृत क्षेत्र के बारे में अध्ययन करते हैं तो मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान में ही इसके स्थल खोजे गए हैं और वहीं से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो हम लोग इसके जो महत्वपूर्ण स्थल है, जैसे कि भारत में जो स्थल खोजे गए वह लगभग 1000 के आसपास थे, और पाकिस्तान में जो स्थल खोजे गए वह लगभग 500 थे। तो इतने सारे स्थलों को याद रखना तो बहुत कठिन है, लेकिन जो मुख्य स्थल थे जहाँ से हमें इनके साक्ष्य पुरातात्विक मिले हैं और उनके बारे में हमने इसके आधार पर जानकारी प्राप्त की, उन स्थलों को याद रखना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आज भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंतर्गत जो हमें साक्ष्य मिले हैं जिन स्थलों से, उन स्थलों को हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, अफ़गानिस्तान के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो अफ़गानिस्तान में 2 क्षेत्र पाए गए थे जो इस सभ्यता के अंतर्गत मिले थे। अफ़गानिस्तान में अगर हम लोग बात करें तो अफ़गानिस्तान में मिलने वाले 2 स्थल इसके अंतर्गत पाए जाने वाले 2 स्थल थे हमारे। सबसे पहला स्थल था सोतुगोई और दूसरा स्थल था मुंडी काक। दोस्तों, अफ़गानिस्तान में पाए जाने वाले 2 स्थल सोतुगोई और मुंडी काक, ये 2 स्थल इस क्षेत्र में पाए गए थे, और इन दोनों स्थलों को याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं इससे। और यदि पाकिस्तान के स्थल के बारे में बात करें तो पाकिस्तान के स्थलों में सबसे पहला जो महत्वपूर्ण स्थल खोजा गया था वह था हमारा हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान का सबसे पहला स्थल या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल था। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता जो है यह हमारा रावी नदी के किनारे खोजा गया था। लेकिन हम लोग परीक्षा में जब हमने प्रश्न देगा तो सबसे पहले जो पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे खोजा गया है, तो हम लोगों ने इस सभ्यता को हमेशा सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा है, बार बार सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारा दिमाग सबसे पहले सिंधु घाटी नदी के ऊपर जाता है। लेकिन जब प्रश्न में ऑप्शन बनाएगा तो सबसे पहले ऑप्शन सिंधु रखेगा और हम लोग उसी को टिक कर देंगे, जो कि गलत है।
तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो हड़प्पा स्थल जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला स्थल खोजा गया था, वह स्थल रावी नदी के तट पर है और यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और परीक्षा में इस प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद अगर हम लोग सिंध प्रांत के बारे में बात करें तो सिंध प्रांत में हमारा सबसे जो दूसरा स्थल इसी क्रम में खोजा गया था, वह था हमारा सबसे महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो। जो कि 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा खोजा गया था। और वहीं अगर इसके अलग दूसरे स्थलों के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमारा बाएं तट पर पड़ता है शनहूदड़ो, जो कि पाकिस्तान का तीसरा स्थल था। और यहीं पर एक स्थल और पड़ता है कोट दीजी। दोस्तों, पाकिस्तान के हम लोगों ने इस 3 स्थल प्राप्त किए यहाँ पर। जो सबसे पहला स्थल था वह था हमारा हड़प्पा, दूसरा स्थल जो सिंध प्रांत में खोजा गया था वह था हमारा मोहनजोदड़ो, और यहीं से पाकिस्तान के बाएं साइड 2 स्थल और खोजे गए थे। पहला स्थल था चंदहुदड़ो और दूसरा स्थल था कोट दीजी। दोस्तों, यहाँ पर मैं वही स्थल की चर्चा करूँगा जो कि परीक्षा में प्रश्न के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं बलूचिस्तान क्षेत्र में। बलूचिस्तान क्षेत्र के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो यहाँ से स्थल खोजा गया था वह था हमारा सुत कांगे डोर। दोस्तों, सुत कांगे डोर इस सभ्यता स्थल का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल रहा है, क्योंकि यह स्थल पाकिस्तान क्षेत्र में जो खोजा गया था यह इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। तो इसे याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और सुत कांगे डोर के अलावा यदि हम लोग बात करें तो बलूचिस्तान से 2 क्षेत्र और मिले हैं। उसके बारे में यदि हम लोग चर्चा करें तो पहला स्थल जो है हमारा डाबरकोट, और यहीं से हमारा दूसरा स्थल है बालाकोट। दोस्तों, इस प्रकार हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत भारत से बाहर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अंतर्गत 2 जो स्थल हमारे खोजे गए थे सिंधु घाटी सभ्यता के लिए, वह उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। तो अफ़गानिस्तान के अंतर्गत जो हम लोगों ने सबसे पहले 2 स्थल खोजे थे वह थे हमारे सुदगोई और दूसरा स्थल था मुंडीकाग। उसके बाद पाकिस्तान में यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो स्थल खोजा गया था हड़प्पा, जो कि इस सभ्यता का सबसे पहला स्थल था। और उसके बाद दूसरे बात करें इसके स्थल के बारे में जो कि सिंध प्रांत से था। सिंध प्रांत से जो दूसरा स्थल खोजा गया था वह था मोहनजोदड़ो, जो कि सिंध नदी के दाएं तट पर था। और उसके बाद यदि हम लोग सिंध प्रांत से ही अगर हम लोग बात करें तो 2 स्थल इसके बाएं तट पर खोजे गए थे। पहला स्थल हमारा चंदहुदड़ो और दूसरा स्थल हमारा था कोट दीजी। उसके बाद यदि हम लोग पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र पे बात करें तो यहाँ से हमें 3 स्थल मिले हैं। और सबसे पहला जो स्थल था वह सुत कांगे डोर, दूसरा स्थल था डाबरकोट और तीसरा स्थल था बालाकोट। सुत कांगे डोर को याद रखना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल था और यहाँ से प्रश्न परीक्षा में काफ़ी बनाता है। उसके बाद हम लोग भारत में विस्तृत उन सभी क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग भारत के क्षेत्रों में बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो स्थल देख रहे हैं ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ये हिमाचल प्रदेश, ये उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमें इसके स्थल मिले हैं वह मुख्यतः इन्हीं क्षेत्रों में मिले हैं। तो हम लोग क्रम से सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग जम्मू कश्मीर से शुरुआत करते हैं, जम्मू कश्मीर से हमें सबसे पहला स्थल मिला है, वह स्थल हमें मिला है मांदा। दोस्तों, जम्मू कश्मीर से हमें सिर्फ एक ही स्थल प्राप्त हुआ है और ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और परीक्षा में इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं।
मांदा जो स्थल है यह इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है। तो इसलिए हमें सीमा के आधार पर भी इसे याद रखना है कि जम्मू कश्मीर पर जो स्थल खोजा गया वह कौन था, मांदा, जो कि हमारा किस नदी के किनारे पाया गया है, चीनाब नदी के किनारे। आगे हम लोग अब इसके नीचे वाले स्टेट पे आते हैं। तो इसके बाद हमारा जो अगला स्टेट है वह हमारा पड़ता है हिमाचल प्रदेश और दूसरा हमारा स्थल पड़ता है उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये दो स्थल जो भी हैं, यहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं, तो हमें इन स्टेट को बारे में नहीं पढ़ना है। उसके बाद हम लोग इसके नीचे वाले स्टेट पे आते हैं जो कि हमारा पंजाब है। पंजाब राज्य से हमें जो दो स्थल प्राप्त हुए हैं वह पहला हमारा इसके द्वारा खोजा गया स्थल रोपड़ और दूसरा स्थल है संघोल। पंजाब में यदि हम लोग बात करें तो हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तानी पंजाब में जो हमारे स्थल खोजा गया था वह हड़प्पा स्थल था, और वहीं भारत के पंजाब में अगर हम लोग बात करें तो इसके स्थल जो खोजे गए हैं वह रोपड़ और दूसरा स्थल खोजा गया है इसका संघोल। उसके बाद यदि हम लोग नीचे इसके अगले स्टेट के बारे में बात करें तो वह हमारा हरियाणा, इसका पड़ोसी राज्य है। यहाँ से भी हमें कई सारे स्थल मिले हैं। तो इसके मुख्य स्थल जो हम लोग बात करें, सबसे पहले हमारा इसका जो स्थल आता है वह हमारा राखीगढ़ी, और दूसरा स्थल जो इसके अंतर्गत खोजा गया है वह बनावली। दोस्तों, हरियाणा क्षेत्र के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल खोजे गए हैं उनमें जो पहला स्थल है वह हमारा राखीगढ़ी और दूसरा है हमारा बनावली। इसके अलावा एक स्थल और खोजा गया है जो कि यहाँ पर खोजा जाता है, वह है हमारा भगवानपुरा। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हरियाणा क्षेत्र से हमें मुख्य इन तीन ही स्थलों को याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न यहाँ से काफ़ी बनाता है। उसके बाद यदि हम लोग बात करें बनावली, तो बनावली के बारे में हम लोग एक मुख्य जानकारी ये रख सकते हैं कि बनावली क्षेत्र से हमें यहाँ पर मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ से मिट्टी के हल द्वारा खुदाई हुई थी या जुताई हुई थी। और राखीगढ़ी के बारे में यदि हम लोग बात करें, राखीगढ़ी में जो हमारा स्थल है यह उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता में स्थल खोजा गया था, आज वर्तमान भारत में यदि हम लोग बात करें तो वर्तमान भारत के अंतर्गत यह स्थल भारत क्षेत्र का सबसे बड़ा स्थल है। तो राखीगढ़ी और बनावली को याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो राखीगढ़ी जो स्थल है वह हमारा हरियाणा क्षेत्र से खोजा गया, और बनावली जो क्षेत्र थे वह हमारा इसी द्वितीय क्रम में खोजा गया जो जहाँ से हमें मिट्टी के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद यदि हम लोग बात करें दोस्तों, वहीं अगर हम राजस्थान क्षेत्र की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत राजस्थान क्षेत्र में जो स्थल खोजे गए थे उसके बारे में बात करें तो राजस्थान में जो हमारा स्थल खोजा गया था, सबसे पहला स्थल वह था हमारा सबसे पहला स्थल कालीबंगा। और इसके बाद जो द्वितीय स्थल यहाँ से खोजा गया था वह था बालाथल। ये दो स्थल राजस्थान क्षेत्र से खोजे गए थे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और कालीबंगा के बारे में यदि बात करें तो यहाँ से हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। तो ये याद रखना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कालीबंगा के बारे में यदि बात करें तो यहाँ से हमें काली चूड़ियों के भी साक्ष्य मिले हैं, इसलिए इसे हम लोग कालीबंगा भी नाम देते हैं। और उसके बाद यदि हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में, दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना भूल गया, कालीबंगा क्षेत्र में जो हमारा स्थल खोजा गया था इनके खोजकर्ता के बारे में भी प्रश्न बनाता है। तो यदि कालीबंगा के क्षेत्र के बारे में बात करें तो कालीबंगा के क्षेत्र जो खोजकर्ता थे वह थे हमारे लाल एवं थापर। इसके क्षेत्र के बारे में खोजकर्ता के बारे में भी प्रश्न पूछ लेता है परीक्षा में, तो हमें इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हमारा इसी क्रम में दूसरा स्थल जो प्राप्त हुआ है वह है हमारा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत
उत्तर प्रदेश के अंतर्गत यदि हम लोग बात करें कि इस सभ्यता से कौन स्थल खोजे गए थे, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा किताबों में या अन्य चीज़ों में। तो सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत खोजा गया था स्थल, वह था हमारा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर को याद रखना भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आलमगीरपुर को क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि उत्तर प्रदेश में जो हमारा यह स्थल खोजा गया था, यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था और इसलिए इसे हम लोग याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। और इसकी खोज कहाँ पे हुई या किस स्थल पे खोजा गया, तो यह हमारा हिंडन नदी के तट पर खोजा गया था। ठीक है। उसके बाद यदि हम लोग इसी क्रम में इसके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत और जो स्थल खोजे गए थे, वह था हमारा बड़गांव। और उसके बाद जो तीसरा स्थल था संगौली। दोस्तों, यहाँ कुछ ऐसे स्थल मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ जो इस सभ्यता के काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्षेत्र रहे हैं और इनको बताने का सिर्फ एक उद्देश्य यही है, क्योंकि आज जो प्रश्नों की प्रकृति बन रही है वह काफ़ी घुमावदार बनती है। आपको यहाँ पर जब परीक्षा में प्रश्न देगा तो किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड उनके क्षेत्र छोटे छोटे क्षेत्र दे देगा और उनकी सभ्यता के खोजकर्ता या उनके किस राज्य से खोजे गए हैं उनको मिलान करने को दे देगा। तो हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि किस सभ्यता का या कि जो हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे हैं वह किस राज्य के और किस ज़िले से या किस क्षेत्र से बिलोंग करती है। तो उसके बारे में जब हमें ये ज्ञात होगा तो हम इन प्रश्नों को काफ़ी आसानी से प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, वहीं अगर हम एक और दूसरा जो प्रश्न हमारा पूछा जाता है, तो अगर हम जैसे क्वेश्चन की प्रकृति बना देता है कि निम्न स्थल दे देगा प्रश्न में और पूछ लेगा कि जैसे राजस्थान में कौन सा क्षेत्र नहीं है, तो यदि हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में उनके जो साक्ष्य हमें पुरातात्विक जहाँ से मिले हैं उनके बारे में यदि हमें जानकारी होगी, तो हमें जब पता होगा कि उस क्षेत्र में कौन कौन से हैं, तो हम लोग ये जान जाएंगे कि कौन सा नहीं है। हम लोग इसे एलिमिनेशन मेथड से इसे सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद अगर हमारा इसके अगले क्रम में हम बात करें, तो हमारा जो अगला स्थल है हमारा पड़ता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो हमारा स्थल खोजा गया है दैमाबाद। यह स्थल काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस स्थल के बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो दैमाबाद क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में अगर यदि हम बात करें तो दैमाबाद जो क्षेत्र था यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम क्षेत्र था और दिशा की दृष्टि से हम लोग देखें तो यह सबसे दक्षिण में स्थित था। इसलिए हम लोग दैमाबाद को याद रखना हमारा काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यदि दैमाबाद की स्थिति के बारे में बात करें तो यह जगह अहमदनगर ज़िले में गोदावरी नदी के तट पर है। तो महाराष्ट्र के अंतर्गत हम लोगों ने बात किया कि जो हमारा इसके द्वारा स्थल खोजा गया था वह हमारा था दैमाबाद, जो अहमदनगर में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और उसके बाद आते हैं गुजरात में। दोस्तों, गुजरात जो राज्य था, यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते रहे सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। तो गुजरात के अंतर्गत अगर हम लोग पढ़ें तो सबसे पहला जो हमारा स्थल खोजा गया था यहाँ से लोथल खोजा गया था। और लोथल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस सभ्यता का क्षेत्र, क्योंकि यहाँ से हमें सबसे पहले जो साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो लोथल इस सभ्यता के द्वारा खोजा गया सबसे पहला स्थल था और यहाँ से हमें सबसे पहला जो साक्ष्य मिला है वह चावल का प्राप्त हुआ है। उसके बाद आगे आता है हमारा धौलावीरा। और उसके बाद हम लोग यहाँ से अगर अगला साक्ष्य बात करें तो आता है सुतकोटदा। ये 3 स्थल यहाँ से खोजे गए हैं गुजरात के अंतर्गत। दोस्तों, धौलावीरा के बारे में यदि हम लोग बात करें तो यह एक ऐसा स्थल था जो पूरी सिंधु घाटी सभ्यता क्षेत्र में
ऐसा एकमात्र स्थल प्राप्त हुआ है जो 3 भागों में विभाजित हुआ है। हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के अधिकतर सबसे जो क्षेत्र खोजे जा रहे थे वह मुख्यतः 2 भागों में विभाजित थे, एक उच्च नगर और एक निम्न नगर। लेकिन अगर प्रश्न पूछ ले कि इस सभ्यता के अंतर्गत वह कौन सा स्थल है जो 3 भागों में विभाजित था, तो वह हमारा एकमात्र स्थल धौलावीरा था जो 3 भागों में बटा हुआ था। उसके बाद यदि हम लोग बात करें सुतकोटदा की, तो सुतकोटदा यह ऐसा क्षेत्र था जहां से हमें घोड़े के हड्डी के साक्ष्य मिले हैं। तो यह स्थल भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, तो इसे भी हमें याद रखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और गुजरात के अंतर्गत ही एक स्थल और खोजा गया था, वह था हमारा रंगपुर, जहाँ से हमें चावल के साक्ष्य मिले थे। तो इस तरह हम लोगों ने 3-4 स्थल गुजरात के अंतर्गत देखे। पहला स्थल था हमारा लोथल, दूसरा था हमारा धौलावीरा जो 3 भागों में विभाजित था, और तीसरा हमारा स्थल है सुतकोटदा जहाँ से हमें घोड़े के अस्थि के साक्ष्य मिले हैं। तो हम लोग इसे कैटेगराइज करके याद करें तो हमें परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने भारत में देखा क्षेत्रों के बारे में, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में सिंधु घाटी सभ्यता के जहाँ जहाँ से हमें मुख्य साक्ष्य मिले हैं उन क्षेत्रों के बारे में हम लोगों ने विस्तृत अध्ययन किया। तो आइए एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। यदि हम लोग जम्मू कश्मीर के बारे में बात करें सीमा के आधार पर, तो जम्मू कश्मीर से जो हमारा स्थल मिला है वह सबसे पहला स्थल मांदा मिला है, और यही एक स्थल सिर्फ इसी क्षेत्र से प्राप्त हुआ है। यह स्थल इस क्षेत्र का या इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल था। और यदि हम लोग पूर्वी स्थल के बारे में बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में, तो सबसे पहला स्थल जो हमारा पूर्वी स्थल खोजा गया था वह हमारा था आलमगीरपुर। यह हमारा हिंडन नदी के किनारे स्थित था, जो हमारा इस सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल था। वहीं अगर हम लोग दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में जो स्थल हमारा खोजा गया था वह महाराष्ट्र में स्थित दैमाबाद था, जो कि हमारा गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। और वहीं अगर हम लोग इसके सबसे पश्चिमी क्षेत्र के बारे में बात करें तो हमारा बलूचिस्तान में स्थित हमारा क्षेत्र है सुतकांगेडोर, जो कि हमारा रावी नदी के तट पर स्थित है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस सभ्यता के विस्तृत क्षेत्रों में के बारे में अध्ययन किया, जो कि हमारा अगर हम लोग भारत से बाहर बात करें तो हमारा सबसे पहला स्थल था अफ़गानिस्तान और दूसरा था स्थल था हमारा पाकिस्तान। ये 2 स्थलों से हमें जो साक्ष्य मिले उसके बारे में मैंने बताया। पाकिस्तान के अंतर्गत हम लोगों ने 3 क्षेत्र देखे। सबसे पहला हमारा पाकिस्तानी जो पंजाब पड़ता है वहाँ से हमारा पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा। उसके बाद अगर हम लोग सिंध क्षेत्र के बारे में बात करें तो यहाँ से हमें 3 स्थल प्राप्त हुए थे। सबसे पहला हमारा स्थल था मोहनजोदड़ो, और उसके बाद 2 स्थल हमें यहाँ से और मिले हैं जो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट के बाएं स्थित थे। और यहाँ के पहला स्थल जो हमारा खोजा गया था कोट दीजी था, और दूसरा स्थल जो यहाँ से खोजा गया था वह चंदहुदड़ो था। उसके बाद यदि हम लोग बलूचिस्तान क्षेत्र के बारे में बात करें तो बलूचिस्तान से भी हमें 3 क्षेत्र प्राप्त हुए थे। पहला स्थल जो हमारा सुतकांगेडोर था, दूसरा हमारा डाबरकोट और तीसरा हमारा बालाकोट। तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंतर्गत हम लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया। और वहीं अगर हम लोग भारत के बारे में बात करें तो भारत में हम लोगों ने इसके क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से और उत्तराखंड से हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला। पंजाब के अंतर्गत हम लोगों ने बात किया तो यहाँ से हमें 2 स्थल प्राप्त हुए थे। पहला स्थल था हमारा रोपड़ और दूसरा स्थल था हमारा यहाँ से संगोल। उसके बाद यदि हम लोग हरियाणा में बात करें तो यहाँ से भी हमें 3 स्थल प्राप्त हुए थे। पहला स्थल था हमारा भगवानपुरा, दूसरा था हमारा बनावली और तीसरा हमारा स्थल राखीगढ़ी। यहाँ से 2 प्रश्न बनाएगा। 2 प्रश्नों के अंतर्गत हम सबसे पहला स्थल यदि पूछे कि पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो हमारा उत्तर मोहनजोदड़ो होगा। और यदि वही पूछ ले कि वर्तमान भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो वह हमारा राखीगढ़ी।
उसके बाद जो हमें हरियाणा से तीसरा स्थल प्राप्त हुआ था बनावली, वहाँ से हमें मिट्टी के हल के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, तो उत्तर प्रदेश हमारा जो स्थल है वह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है और यहाँ से हमारा स्थल जो खोजा गया था वह आलमगीरपुर था, जो कि हिंडन नदी के तट पर था। उसके बाद राजस्थान में आते हैं। राजस्थान के अंतर्गत हम लोगों ने 3 स्थलों के बारे में बात किया था। सबसे पहला हमारा था कालीबंगा और दूसरा था हमारा बालाथल। कालीबंगा के बारे में यदि हम लोग बात करें तो कालीबंगा के अंतर्गत यहाँ से हमें जुते हुए खेसों के साक्ष्य मिले हैं और इनके खोजकर्ता के बारे में यदि हमने बताया था कि लाल एवं थापर, यह भी प्रश्न काफ़ी परीक्षा में पूछा जाता रहा है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से स्थल है वह हमारे गुजरात और महाराष्ट्र हैं। महाराष्ट्र के बारे में यदि हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र से भी हम लोगों ने 2 स्थल खोजे थे और सबसे पहला हमारा स्थल था दैमाबाद, जो कि अहमदनगर में गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। और उसके बाद हम लोग यदि गुजरात के बारे में बात करें तो गुजरात से हमें यहाँ से 3 स्थल प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला स्थल हमारा लोथल, दूसरा हमारा धौलावीरा, तीसरा है हमारा यहाँ से सुत्तकोटदा और चौथा स्थल है हमारा रंगपुर। तो इस प्रकार हम लोगों ने भारत में विस्तृत सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र, उसके बाद पाकिस्तान में विस्तृत क्षेत्र और अफ़गानिस्तान में विस्तृत क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया। और मुझे आशा है कि आप विस्तृत क्षेत्रों के बारे में प्रश्न आपसे गलत नहीं होंगे, क्योंकि मैंने इसके काफ़ी अंदर जाकर इस क्षेत्रों के काफ़ी विस्तृत रूप से अध्ययन करवाया है। तो आगे हम लोग अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे कि हमारा इसका नगर नियोजन। दोस्तों वहीं अगर हम नगर नियोजन के बारे में बात करें तो नगर नियोजन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि इस सभ्यता की जो सड़कें थी वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और काफ़ी सुव्यवस्था यहाँ पर थी। नालियों की पानी निकालने की व्यवस्था, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था, जो शहर के बाहर निकाला जाता था नालियों के द्वारा। सड़कें यहाँ पर काफ़ी चौड़ी होती थी और यहाँ से हमें जो ईंटों के साक्ष्य मिले हैं वह पकी ईंटों के और कच्ची ईंटों दोनों के मिले हैं। तो यदि हम लोग सड़कों के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो सड़कें थी वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और यहाँ से हमें जो सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं उनके जो मुख्य द्वार होते थे वह मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। अब इसका कारण क्या रहा होगा इसको कहना मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि वो गंदगी से बचने के लिए या अपने घरों की सुरक्षा के लिए ऐसा करते रहे हों। हम लोगों ने पढ़ा है कि इस सभ्यता के जो स्थल थे वह 2 भागों में विभाजित थे। पहला स्थल था हमारा ऊंचा स्थल और दूसरा हमारा निम्न स्थल। ऊंचे स्थल में यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर हमारे शासक वर्ग या व्यापारिक वर्ग ये लोग निवास करते थे और इनका स्थल या रहन सहन उन निम्न श्रेणी से रहने वाले लोगों से काफ़ी ऊंचा होता था। और वहीं अगर हम लोग निम्न स्थल के बारे में बात करें तो निम्न स्थल में हमारे श्रमिक वर्ग या जो मजदूर या किसान वर्ग जो रहते थे वह निम्न नगर में रहते थे। लेकिन यहाँ पर एक दूसरे को कभी सताने का प्रयास नहीं किया गया और इस सभ्यता को हम लोग शांतिप्रिय सभ्यता भी कहते हैं। और यहाँ अगर हम लोग तीसरी बात करें तो यहाँ से हमें जो ईंटों के साक्ष्य मिले हैं वह 4, 3 और 1 4, 2 और 1 इस अनुपात में ईंटों का साक्ष्य मिला है। तो इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि इस सभ्यता का जो नगर नियोजन था वह काफ़ी सुव्यवस्थित था। दोस्तों वहीं अगर हम लोग इसके अगले बिंदु पर बात करें शौचालय के बारे में, तो उस सभ्यता में जो हमारे नगर बने होते थे या जो घर बने होते थे वहाँ से नालियाँ निकलती थी और ये नालियाँ जाकर मुख्य सड़क से जुड़ती थी और मुख्य सड़क से जाने वाली नालियों के बीच बीच काफ़ी सारे हौज बनाए जाते थे और ये नालियाँ नगर के बाहर जाकर निकलती थी और इन्हीं नालियों के माध्यम से भवनों द्वारा निकला गया पानी मुख्य सड़क में मिली हुई नालियों से मिलता था और पानी निकल जाता था और जो कचरा होता था वह हमारा इन हौज में भर जाता था और उस हौज को साफ़ कर लिया जाता था। उसके बाद यदि हम लोग यहाँ पर कुआं के बारे में बात करें तो
यदि इस सभ्यता के अंतर्गत जो हमें यहाँ से भवन प्राप्त हुए हैं, उस भवनों में या उस सभ्यता के घरों में हर घर में कुएं की व्यवस्था थी। वहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था काफ़ी सुव्यवस्थित थी। और उसके बाद यदि हम लोग सड़कों के बारे में बात करें तो सड़कों के बारे में मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पर जो सड़कें होती थी वह एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और उन्हीं भवनों के 7 दरवाजे होते थे, वह मुख्य सड़क पर न खुलकर पिछली सड़क पर खुलते थे। उसके बाद यदि हम लोग सामूहिक भवनों के बारे में बात करें तो सामूहिक भवन के अंतर्गत यहाँ पर हमें जो स्नानागार और अन्नागार के छात्र साक्ष्य मिले हैं, वह वहाँ पर लोग सामूहिक रूप से आते थे और उन स्नानागारों का प्रयोग धार्मिक पूजा के अंतर्गत या जो अन्नागार जो मिले हैं वहाँ से हमें उस समय धन के या अनाज के भंडारण की व्यवस्था रखी गई थी। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से उस सभ्यता के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में अध्ययन किया और उसके बाद हम लोगों ने नगर नियोजन के अंतर्गत कुछ उसके जो भाग थे, उसकी ईंटें थी कैसी थी और उसके पानी की व्यवस्था, निकासी की व्यवस्था कैसी थी, वहाँ की सड़कें कैसी थी और जो सामूहिक भवन होते थे वह किस प्रकार के होते थे, उनके बारे में समझने का प्रयास किया। और इसके अगले वीडियो में हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे जो विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप लोग को यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स पे अपनी राय अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।